हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डोमेन एंड रेंज फ्रॉम द चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ f इज ए मैपिंग फ्रॉम a टू b, वी राइट f is a mapping from a to b, read as f is a mapping from a to b if f associates x belongs to a and y belongs to b। तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास में f एक मैपिंग है फ्रॉम a to b, दिस इज योर सेट a, दिस इज योर सेट b, ठीक है, दिस इज योर फंक्शन f जो आपकी मैपिंग है। इफ f associates x belongs to a and y belongs to b, यहाँ पे सपोज करो x आपका कोई एलिमेंट है a के अंदर और यहाँ पे आपका y सपोज करो कोई एक एलिमेंट है b के अंदर, f is a mapping from a to b, then we say that y is the image of element x under the map f। तो जो y होता है ना, इसको हम कहते हैं इमेज। इमेज किसकी? इमेज x की। तो जो y है वो x की इमेज है अंडर द मैपिंग f, और ये जो x होता है ये होता है आपका प्री इमेज ऑफ y अंडर f। इस x को हम कहते हैं प्री इमेज, ठीक है, ये आपका है प्री इमेज। वी डिनोट इट बाई fx एंड वी राइट इट एज y इज इक्वल टू fx, y इज इक्वल टू fx। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, द एलिमेंट x इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ y अंडर f। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैपिंग को फ्रॉम a टू b, जहां पे आपके जो x है, x एलिमेंट्स जो आपके a को बिलोंग कर रहे हैं, ये आपके प्री इमेज होंगे, और ये जो y है, y बिलोंग्स टू b, जहां पे ये x मैप कर रहा है, दिस विल बी इमेज, इमेज ऑफ x अंडर द मैपिंग f। नाउ लेट्स मूव टू अवर मेन टॉपिक, डोमेन एंड रेंज। तो अगर हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज की, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में मैपिंग अगेन फ्रॉम a टू b, ठीक है, ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है, ये आपका सेट a, ये आपका सेट b, यहाँ पे आपकी f जो है वो मैपिंग है फ्रॉम a टू b। सपोज करो यहाँ पे आपके पास में a के अंदर कुछ एलिमेंट्स है x1, x2, x3, x4 टाइप के, ठीक है, और b के अंदर हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स है y1, y2, y3, y4 टाइप के, ठीक है। अब मैपिंग हमारी कुछ इस तरीके से हुई कि दिस x1 इज गोइंग टू y1, दिस x2 इज गोइंग टू y2, x3 इज गोइंग टू y2 एंड x4 इज गोइंग टू y3, ठीक है। इस तरीके से ये मैप हो रहा है कि x1 आपका y1 पे मैप हो रहा है, मतलब कि y1 जो है वो आपकी इमेज है x1 की अंडर द मैप f, जो आपका y2 है वो इमेज है x2 की, और y2 आपकी इमेज है x3 की भी, एंड सिमिलरली जो y3 है वो आपकी इमेज है x4। और अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में बोलूं तो आपका जो x2 है वो प्री इमेज है किसकी? y2 की, ठीक है। अब यहां पे अगर मुझे डोमेन और रेंज डिफाइन करनी है, तो देखो जो आपका डोमेन होता है ना, वो आपका सेट A होता है। डोमेन जो होता है वो आपका सेट A होता है, मतलब कि आपका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन विल बी x1, x2, x3 एंड x4, ठीक है। फिर एक टर्म हमारे पास में कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन आपका जो सेट B होता है, जो सेट B होता है उसको हम कहते हैं कोडोमेन। तो दिस विल बी y1, y2, y3 एंड y4। तो फिर रेंज क्या होती है? देखो, रेंज वो होती है जिनके लिए आपको प्री इमेज मिले, मतलब कि सेट B के वो एलिमेंट्स जहां पे सेट A के एलिमेंट्स मैप करते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर आपकी जो रेंज होगी, तो रेंज क्या हो जाएगी? रेंज विल बी, देखो y1 के लिए आपको प्री इमेज मिल रही है, y2 के लिए भी आपको प्री इमेज मिल रही है, y3 के लिए भी आपको प्री इमेज मिल रही है, बट y4 के लिए आपको प्री इमेज नहीं मिल रही है। इट मींस जो रेंज होंगी, रेंज के अंदर आएंगे y1, y2 एंड y3। क्लियर है? इस तरीके से हम रेंज को डिफाइन करते हैं। तो आपका जो रेंज होगा वो एक सबसेट होगा कोडोमेन का, है ना। देखो कोडोमेन में क्या क्या है? y1, y2, y3, y4, और रेंज के अंदर क्या है? रेंज के अंदर है y1, y2, y3। क्या रेंज और कोडोमेन आपस में इक्वल भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर y4 के लिए भी आपको प्री इमेज मिल जाती तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए आपको कोडोमेन और रेंज के लिए सेम वैल्यू मिलने वाली थी। अब हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द सेट A इज कॉल्ड द डोमेन। हम प्रीवियस जो हमारा कंटेंट है उसी को रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास में मैपिंग जो थी वो आपकी A टू B थी। द सेट A इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f एंड द सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन। जो आपका सेट B है वो आपका कोडोमेन होता है। The set of images of all the elements of A under the mapping F is called the range of F and it is denoted by F of A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि the set of images, जो आपका images का सेट है of A under the mapping F, वो आपकी रेंज के अंदर इंक्लूड होता है। Thus range of f will be equal to f of a such that f of x where x belongs to a। तो x की जिन भी वैल्यूज के लिए आपको इमेज मिल रही है उसको आप fx बता रहे हो, और वो fx का सेट ही क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा आपका। क्लियरली f of a will be a subset of b। सबसेट ऑफ b मतलब क्यों? क्लियरली f of a will be subset of b। b के आपके पास में b है, आपके पास में कोडोमेन, तो ऑब्वियसली रेंज जो होती है वो आपका कोडोमेन का ही सबसेट होता है। सो द नेक्स्ट थिंग इज
फीचर्स ऑफ ए मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, जब आप ए से बी की तरफ मैप करते हो तब आपके पास में क्या फीचर्स होते हैं, देखो, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू b सच दैट y इज इक्वल टू fx, जो हमने अभी अभी देखा भी था, दैट इज ईच एलिमेंट ऑफ a हैज इमेज इन b। इसका मतलब कि जब भी आप a से b की तरफ मैप कर रहे हो, a से b की तरफ आप जब भी मैप कर रहे हो तो हर एलिमेंट के लिए आपको यहां पे इमेज मिलेगी, हर एलिमेंट के लिए आपको इमेज मिलेगी। मतलब यहां पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा सेट ए के अंदर, मतलब कि सेट ए के अंदर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा जो कि मैप ना हो रहा हो सेट बी में, ठीक है। बट देयर मे बी एलिमेंट इन बी विच इज नॉट द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए, बट बी के अंदर आपको ऐसा एलिमेंट मिल सकता है जिसके लिए आपको प्री इमेज ना मिले, जैसा कि हमने इस एग्जांपल के अंदर देखा था। देखो y4 जो था, y4 ऐसा था जिसके लिए आपको प्री इमेज नहीं मिल रही थी, बट क्या सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो मैप ना हो रहा हो, नहीं। इट मींस यहां पे सारी एलिमेंट्स आपके मैप होंगे, बट हो सकता है बी के अंदर कोई एलिमेंट आपको ऐसा मिल जाए जिसके लिए आपको प्री इमेज अवेलेबल ना हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेम एलिमेंट ऑफ ए कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मतलब यहां पे कोई एक एलिमेंट, यहां का कोई एक एलिमेंट किन्हीं दो एलिमेंट के साथ में मैप नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां का कोई एक एलिमेंट यहां पे दो एलिमेंट के साथ में मैप नहीं हो सकता है, मतलब कि किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं आ सकती। इट मींस हर एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। सो बेसिकली क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ए कैन नॉट बी एसोसिएटेड टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बी, द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी यूनिक, यूनिक इमेज होनी चाहिए। एक एलिमेंट के लिए आपको दो इमेजेस नहीं मिलनी चाहिए, बट डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए मे बी एसोसिएटेड टू द सेम एलिमेंट ऑफ बी। बट ऐसा जरूर हो सकता है कि यहां पे आपके दोनों एलिमेंट किसी सिंगल एलिमेंट के ऊपर मैप हो रहे हैं, दिस इज ओके बट दिस इज नॉट ओके, ठीक है। ए का एक एलिमेंट बी के दो एलिमेंट पे मैप नहीं होना चाहिए, लेकिन ए के दो एलिमेंट बी के एक सिंगल एलिमेंट के ऊपर मैप हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शन y is equal to fx is plotted and any line parallel to y axis cuts it at more than one point then it does not represent a function। तो बेसिकली सपोज करो आपका जो कर्व है वो कुछ इस टाइप का है, तो जब आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई खींचोगे, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है तो फिर ये फंक्शन, ये जो कर्व है ये आपका फंक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि x की एक सिंगल वैल्यू के लिए आपको दो वैल्यूज मिल गई। देखो आपको दो वैल्यूज मिल गई, x की एक सिंगल वैल्यू के लिए आपको दो वैल्यूज मिल गई, मतलब कि यूनिक इमेज नहीं है। इट मींस ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज रूल्स फॉर फाइंडिंग डोमेन। अब हम डोमेन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए देखो कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम बात करते हैं डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट। इवन रूट का मतलब जब भी आपकी पावर 1/2 हो, 1/4 हो, 1/6 हो, तो ऐसे के अंदर हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, लेट्स से स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अंदर आपको पता है कि कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो रियल नहीं रह जाता, वो इमेजिनरी बन जाता है। हमें हमेशा कंसीडर करना रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। सो एक्सप्रेशन अंडर इवन रूट ये जो है ये हमेशा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है बट कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रूट के अंदर कभी भी आपकी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डिनोमिनेटर विल नॉट बी इक्वल टू 0। जब भी आपका कोई नंबर है, सपोज करो a/b टाइप का, तो जो b है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज दैट विल नॉट बी डिफाइंड, ठीक है। फिर उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। इसका मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर ये आ जाए कि दोनों प्रॉपर्टी साथ में लग जाए, a/b है और b सपोज करो आपका कोई स्क्वायर रूट वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है, रूट x टाइप का कुछ है, तो वहां पे आपको दोनों चीजें होल्ड करवानी है। वहां पे आपका जो x है वो नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और वो 0 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 0 हुआ तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और अगर नेगेटिव हुआ तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो दोनों ही चीजें आपको वहां पे फॉलो करनी है। थर्ड पॉइंट, इफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx आर d1 एंड d2, इस फंक्शन के लिए आपका d1 डोमेन है, इस फंक्शन के लिए आपका d2 डोमेन है, then the domain of fx plus minus gx और fx into gx will be d1 intersection d2। तो जो d1 और d2 के बीच का कॉमन रीजन होगा वो आपका फाइनली डोमेन बनेगा फॉर द फंक्शन fx plus minus gx या फिर fx into gx। fx अपॉन gx के लिए क्या होगा, fx अपॉन gx के लिए भी d1 इंटरसेक्शन d2 ही होगा, बट आपको वो सारी वैल्यूज एक्सक्लूड करनी पड़ेगी जिसके लिए ये जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है ये 0 बन रहा है, otherwise that will not be defined। so d1 intersection d2 minus all those values of x such that जहां पे आपका gx की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अब हम इन पॉइंट्स को अप्लाई करते हैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस के अंदर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन ऑफ 5/x-3। तो यहां पे आपके पास में fx क्या है, fx है आपके पास में 5/x-3।
अभी अभी हमने देखा था कि आपका जो डिनोमिनेटर है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो बेसिकली x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती। तो डोमेन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपके पास में? डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन विल बी पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर आप यहाँ पे इंक्लूड करोगे, बस आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, ठीक है। 3 इंक्लूड नहीं होना चाहिए बस रियल नंबर्स में, बाकी कोई भी रियल नंबर आप यहाँ पे रख दो, डिफाइन है, बस अगर 3 हुआ तो वो डिफाइन नहीं होगा। सो r माइनस 3, this will be domain of this particular question. Next question is find the domain of definition of function fx is equal to x upon root x square minus 3x plus 2। domain of definition में भी आपको बेसिकली डोमेन ही फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आपको क्या कंडीशन लगानी, देखो एक तो डिनोमिनेटर वाली प्रॉपर्टी है, ऊपर से स्क्वायर रूट वाली भी प्रॉपर्टी है। अभी अभी हमने देखा था जब ऐसी कंडीशन आती है तो दोनों ही प्रॉपर्टीज आपको साथ में अप्लाई करनी है। इट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये आपका एक तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर, और दूसरा 0 भी नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में। इट मींस दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है दिस इज 1, दिस इज 2, यहाँ पे आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे डोमेन की बात कर रहा हूँ, सो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन विल बी, देखो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जा सकता है ये, ठीक है, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज 1 और 2 इंक्लूड नहीं होंगे क्योंकि एट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 ये डिनोमिनेटर में आपको 0 दे रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही इंक्लूड नहीं होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट अप्लाई किया, ठीक है। सो हियर डोमेन विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ये आपका यहाँ पे डोमेन हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू fx। डोमेन के लिए हमने देख लिया, रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं, चलो उसके ऊपर भी एक डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू fx। सबसे पहले आपको जो फंक्शन गिवन है उसका डोमेन फाइंड आउट कर लो। और एक्चुअल में होता क्या है कि जब आप डोमेन के पॉइंट्स पुट करते हो किसी भी फंक्शन के अंदर, y इज इक्वल टू fx के अंदर जब आप डोमेन की वैल्यूज पुट करते हो तो आपको जो y की वैल्यूज मिलती है वही तो आपकी रेंज होती है। कोरस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यूज मिल रही है x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, जो आपको fx की वैल्यूज मिल रही है वही तो आपकी रेंज है, तो आप वहां से भी रेंज फाइंड आउट कर सकते हो। पहला पॉइंट क्या कहता है, इफ डोमेन इज ए सेट हैविंग ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, रेंज इज द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग fx वैल्यूज। तो आपको जो कोरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यूज मिल रही है वही आपका रेंज हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू fx इज r और r माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स, जैसे अभी हमने देखा था r माइनस 3 वाला, or an infinite interval, express x in terms of y. From this, find y for x to be defined or real, or form an equation in terms of x and apply the condition for real roots। तो बेसिकली अगर आपके पास में y इज इक्वल टू fx टाइप का कोई फंक्शन है और आपके पास में जो डोमेन आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है कि या तो वो रियल नंबर है, फिर रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट पॉइंट्स है, या फिर कोई इनफाइनाइट इंटरवल है, या फिर आपके पास में कोई इनफाइनाइट इंटरवल की बात कर रहे हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे x को इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ y। लेट्स से x इज इक्वल टू g ऑफ y। आप इस तरीके से इसको डिनोट करोगे, फिर आप यहाँ पे y की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे ताकि आपका जो x है वो डिफाइन हो सके या फिर उसके लिए आपको रियल रूट्स मिल सके। फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड अप्लाई द कंडीशन फॉर रियल रूट्स, ठीक है। अभी एक एग्जांपल करेंगे, उससे ये वाला पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। So the next point is if fx is not an infinite interval, find the least and the greatest value of fx। fx की लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो और fx की ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इसी के बीच में तो इसकी रेंज मूव करने वाली है। आप इसकी लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो किसी भी फंक्शन की और उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू ये सारे के सारे पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सो द फर्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो यहां पे हम इसको कैसे लिख सकते थे कि fx इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 3, ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब इसके मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो 3 रहना है, ठीक है, मूव तो ये करेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, नेगेटिव कभी हो नहीं सकती क्योंकि ये स्क्वायर है। मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0 एट पॉइंट x इक्वल्स टू -1, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। अगर ये 0 हुआ तो fx मिनिमम कितना हुआ, तो fx मिनिमम कितना हुआ, fx की मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, fx की मिनिमम वैल्यू आपकी हो गई, अगर ये 0 हुआ तो 3, और मैक्सिमम वैल्यू तो फिर वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं रेंज की बात करूं, सो रेंज ऑफ दिस fx, रेंज ऑफ fx इट विल बी
3 to infinity, ठीक है, 3 to infinity। 3 पे ओपन ब्रैकेट नहीं है, क्लोज ब्रैकेट है, क्योंकि आपको 3 जो है आप वो अटेन कर पा रहे हो एट x इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो इसकी जो रेंज हो जाएगी दैट विल बी 3 to infinity। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे अभी हमने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा था रेंज के लिए वो अप्लाई करना है। किस तरीके से, देखो, सो दिस कैन बी रिटन एज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y। आपको जो गिवन है वो अभी आपको ये गिवन है y इज इक्वल टू fx। आपको कन्वर्ट करना है x को इन टर्म्स ऑफ ए फंक्शन ऑफ y, फिर आपको y ऐसे सेट करना है ताकि आपका जो x है वो डिफाइन हो सके या फिर उसके रियल रूट्स आपको मिल सके। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट इट एज x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस वाई एक्स स्क्वायर। सो x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू y। सो फ्रॉम हियर x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस वाई। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास में कि अगर x स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, तो ये वाला फंक्शन भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो बेसिकली y अपॉन 1 माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो कि y अपॉन वाई माइनस 1 दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से हम यही लिख सकते हैं कि y अपॉन वाई माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिलता है कि इसके एक तो पॉइंट 0 हो गया और एक पॉइंट 1 हो गया। यहाँ पे दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपका जो रीजन आएगा दैट विल बी y बिलोंग्स टू 0 to 1, 0 to 1। अब मुझे ये बताओ कहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा, कहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो देखो क्या 0 से कोई प्रॉब्लम है, 0 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट। बट 1 को इंक्लूड आप नहीं करोगे क्योंकि अगर 1 आपने यहाँ पे रखा तो डिनोमिनेटर में आपके पास में 0 आ जाएगा, तो वो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है। इट मीन्स आपके लिए जो रेंज आने वाली है, रेंज विल बी, रेंज ऑफ fx विल बी, रेंज ऑफ fx दैट विल बी 0 to 1, ठीक है। ये इसकी रेंज हो जाएगी, fx की जो रेंज आएगी दैट विल बी क्लोज ब्रैकेट 0 to ओपन ब्रैकेट 1, ठीक है। ये आपकी रेंज हो जाएगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x प्लस मोड ऑफ x देन डोमेन ऑफ f इज। तो आपको इस क्वेश्चन में डोमेन फाइंड आउट करना है। देखो सबसे पहले अगेन आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली एक तो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, दूसरा डिनोमिनेटर के अंदर आपको स्क्वायर रूट गिवन है। इट मींस आपकी जो ये क्वांटिटी है x प्लस दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इसकी जो वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। या तो देखो आप इस वाले फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि x प्लस मोड x इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x। कब, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, ये भी x है, ये भी x है, x प्लस एक्स दैट विल बी 2x। और इसी की वैल्यू 0 हो जाएगी कब, जब आपका x लेस देन इक्वल टू 0 है। क्यों, क्योंकि दिस विल बी x, दिस विल बी माइनस x माइनस एक्स दैट विल बी 0। सो इट मींस जब भी आपका x 0 या फिर नेगेटिव है उस कंडीशन में आपको इसकी वैल्यू 0 मिलने वाली है। और हमें क्या चाहिए था कि ये हमेशा ग्रेटर देन 0 चाहिए था। तो ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। इट मींस इसका जो डोमेन आने वाला है दैट विल बी ओपन ब्रैकेट 0 to इन्फिनिटी। 0 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि एट x इक्वल्स टू 0 इसमें जो डिनोमिनेटर है दैट विल बी इक्वल टू 0। और जैसे डिनोमिनेटर आपका 0 होगा तो फिर वो कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं होने वाली है जो हमने पहला दूसरा पॉइंट पढ़ा था डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। ओके, सो ए शुड बी द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स वेरीफाई दिस। बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ 2 to the power x प्लस सिग्नम ऑफ मोड ऑफ x माइनस 5। तो देखो यहाँ पे आपकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती है। जब भी आपका कोई फंक्शन होता है, सिग्नम वाला फंक्शन जो होता है वो 3 ही वैल्यू अटेन करता है, या तो -1 या फिर 0 या फिर 1। तो यहाँ पे देखो ये जो 2 to the power x है, 2 to the power x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। 2 to the power x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो सिग्नम ऑफ 2 to the power x है इसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 to the power x है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 है। और सिग्नम फंक्शन जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है तब -1 वैल्यू लेता है, x की वैल्यू जब 0 होती है तब 0 वैल्यू लेता है, और जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तब वो हमेशा 1 वैल्यू लेता है। क्योंकि 2 to the power x आपका हमेशा पॉजिटिव है, इट मींस इस वाले फंक्शन से यहाँ से आपको वैल्यू 1 मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्नम ऑफ मोड ऑफ x माइनस 5। तो देखो मोड ऑफ x माइनस 5 की क्या वैल्यूज आती है, यहाँ से आपको 0 भी मिलेगा और यहाँ से आपको पॉजिटिव वैल्यूज भी मिलेगी। 0 कब मिल रहा है, जब आप x की वैल्यू 5 रख रहे हो। जैसे ही आपने x की वैल्यू 5 रखी आपको सिग्नम ऑफ मोड ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू क्या मिली, जैसे आपने x की वैल्यू 5 रखी तो ये 0 हो गया, सिग्नम ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी 0। अदरवाइज x की वैल्यू अगर 5 नहीं है तो ये मोड ऑफ x माइनस 5 हमेशा आपको एक पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, ठीक है, ग्रेटर देन 0। और जैसे ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो सिग्नम ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 1।
तो यहां से आपको 0 भी मिलेगा, यहां से आपको 1 भी मिलेगा। तो जब ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ओवरऑल आपका जो फंक्शन है एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी उस कंडीशन में 2। कब? जब x की वैल्यू 5 नहीं है। और जब x की वैल्यू 5 है तब एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? तब आपकी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 1 आएगा, यहां से आपको 0 मिलेगा, तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अल्टीमेटली आपकी जो रेंज आने वाली है, रेंज क्या हो जाएगी? रेंज में 2 ही एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक तो 1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। सो रेंज विल बी इक्वल टू ए सेट ऑफ, जहां पे आपका 1 और 2 इंक्लूड कर रहा है वो सेट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पे करेक्ट हो जाएगा। लेट्स वेरीफाई द आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।